दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के साथ साथ क्लेम के टाइम क्लेम फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी हमें जरूर आना चाहिए। ये जरूरी क्यों है? हमेशा ऐसा नहीं होता कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपके कैशलेस क्लेम अप्रूव कर देंगे और उसके बाद आपको कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि इलाज लेने के लिए पेशेंट को एडमिट करवाया जाता है और कैशलेस क्लेम का अप्रूवल ही नहीं आता, क्योंकि कंपनी कहती है हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमें और टाइम चाहिए, आप पहले इलाज करवा लीजिए, उसके बाद आप रिइंबर्समेंट क्लेम फाइल करें। रिइंबर्समेंट क्लेम फाइल करने में जो पहला डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा, आपको फिल करना होगा, वो है एक क्लेम फॉर्म। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म कैसे फिल करना है। क्लेम फॉर्म खाली ट्रीटमेंट का ही पैसा आपको वापस नहीं दिलाएगा, इसके साथ साथ हॉस्पिटल कैश, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो कि आपको रिइंबर्समेंट तौर पर इंश्योरेंस कंपनी से लेने होते हैं। तो इन सब खर्चों को क्लेम करने के लिए भी सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है आपका क्लेम फॉर्म। सही जानकारी, पूरी जानकारी सही कॉलम सही जगह पर फिल ना करने की वजह से क्लेम में दिक्कत आ सकती है, क्लेम से कुछ पैसे कट भी सकते हैं। तो क्यों ना इस आसान से प्रोसेस को पहले सीख लिया जाए। तो आइए वीडियो में देखते हैं कैसे फिल करें स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म। अब दोस्तों, अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो फॉर्म होता है वो होता है पार्ट ए। पार्ट ए जो है क्लेम फॉर्म का, वो आपको फिल करना होता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स उसके अंदर होती हैं। और जो पार्ट बी होता है वो हॉस्पिटल जहां पर ट्रीटमेंट हुआ होता है वो उस हॉस्पिटल को फिल करना होता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट ए कैसे फिल करना है, क्योंकि इसी के अंदर हमारी सारी डिटेल्स दर्ज की जाती हैं। तो यहां पर ये हमने ओपन कर लिया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म पार्ट ए। यहां पर सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो है वो राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर लिखा है क्लेम नंबर। क्लेम नंबर आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से मिलता है, जिसका सीक्वेंस आपको सीरीज इस हिसाब से मिलेगी, CIR/2024/ फिर कुछ और डिजिट्स लिखी होंगी। आपको लास्ट स्लैश के बाद जो 6-7 डिजिट लिखी होती है सिर्फ वही आपको यहां पर मेंशन करनी है। पूरा का पूरा बहुत लंबा क्लेम नंबर हो जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आखिरी की 6-7 डिजिट जो है लास्ट स्लैश के बाद जो शुरू होती है वो आपको यहां पर लिखनी है। इसके बाद डिटेल्स का जो पहला सेक्शन आता है वो है डिटेल्स ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड। प्राइमरी इंश्योर्ड कौन है? जो पॉलिसी होल्डर में प्रपोजर है, जो मेन पॉलिसी होल्डर है, उनकी डिटेल्स यहां पर दर्ज करनी है। सबसे पहला इन्होंने पॉइंट पूछा है पॉलिसी नंबर। ये आपको अपने पॉलिसी के डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर एक डमी पॉलिसी नंबर डाल रखा है, पूरा पॉलिसी नंबर आपको यहां पर मेंशन करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आप चाहें तो इसे भर सकते हैं, ये भी आपके हेल्थ कार्ड के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। कंपनी टीपीए आईडी, ये भी रजिस्ट्रेशन टीपीए की रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये चाहे तो आप भर सकते हैं, नहीं तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी अपने आप फिल कर लेंगी। नेक्स्ट डिटेल आती है दोस्तों नेम। नेम किसका? जो मेन पॉलिसी होल्डर है, जो पॉलिसी के प्रपोजर है, यानी जो पॉलिसी के सीनियर मेंबर है, उनका नाम यहां पर आएगा। राम कुमार हमने यहां पर नाम लिखा है। इसके बाद उन्होंने पूछा है जो प्राइमरी इंश्योर्ड है इनका एड्रेस क्या है। तो यहां पर आपको हाउस नंबर के साथ में सिटी, कॉलोनी, लैंडमार्क के साथ साथ अपना सिटी और स्टेट और उसके साथ साथ अपना पिन कोड भी यहां पर मेंशन कर देना है। पहला सेक्शन डिटेल्स का यहीं तक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री। अब यहां पर कंपनी कहती है कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा भी क्या आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वो हिस्ट्री आपको इंश्योरेंस कंपनी को बतानी है। पहला सवाल है करंटली कवर्ड बाय एनी अदर मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आप यस करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। यस आपको कब टिक करना है? जब आपके पास इस पॉलिसी के अलावा भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो अगर आप यस टिक करते हैं तो उसके बाद आपको उस दूसरी पॉलिसी की डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी वो पॉलिसी कब शुरू हो रही है, कंपनी का नाम क्या है, पॉलिसी नंबर क्या है, सम इंश्योर्ड कितना है, पिछले 4 साल में आप कितनी बार हॉस्पिटलाइज हुए हैं, डायग्नोसिस क्या रहा, ये सारी डिटेल्स आपको लिखनी होंगी अगर आपके पास स्टार के अलावा और कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। तो अगर वो नहीं है तो सिंपली आप नो पे टिक कर सकते हैं, जैसा मैंने इस सैंपल क्लेम फॉर्म के अंदर टिक कर दिया है। इंफॉर्मेशन का नेक्स्ट कॉलम आ जाता है दोस्तों डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड। यानी कि पहले तो हमने जो प्राइमरी पॉलिसी होल्डर थे उनकी डिटेल लिखी थी, यहां पर हमें डिटेल लिखनी है जो इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जिसका हम क्लेम फाइल कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स यहां पर लिखनी है। मैंने यहां पर उन दोनों पर्सन को सेम लिखा है। अगर आपके यहां वो पर्सन कोई अलग है तो आपको उनकी डिटेल यहां पर लिखनी है। अब मेरे यहां जो मेन पॉलिसी होल्डर है, प्राइमरी पॉलिसी होल्डर है, और जो इंश्योर्ड जो हॉस्पिटलाइज हुए थे वो सेम ही यहां पर है, तो मैंने यहां पर वही नाम लिखा है। लेकिन अगर अलग है तो उसके बाद इन्होंने डिटेल पूछी है, जेंडर हम मेंशन कर देंगे, एज मेंशन कर देंगे, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर देंगे जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं उनकी।
अगर ये दोनों अलग हैं, यानी प्राइमरी पॉलिसी होल्डर और जिनका इलाज हुआ है, जिनको क्लेम फाइल करना है, वो अलग अलग है, तो आपको इस हॉस्पिटलाइज्ड वाले जो इंश्योर्ड पर्सन है इनका रिलेशन लिखना होगा प्राइमरी पॉलिसी होल्डर के साथ। अब इस वाले केस में सेल्फ है तो मैंने सेल्फ पे टिक किया है। अगर ये इनकी वाइफ है, यानी प्राइमरी पॉलिसी होल्डर की वाइफ है जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, तो स्पाउस पर टिक करेंगे। अगर इनके बच्चे हैं तो चाइल्ड पर करेंगे। अगर इनके फादर हैं तो यहां टिक करेंगे। मदर है या और कोई रिलेशन है तो यहां पर टिक करके आपको बताना होगा कि प्राइमरी पॉलिसी होल्डर के साथ उनका रिलेशन क्या है। नेक्स्ट डिटेल आ जाती है ऑक्यूपेशन की, कि जिनका इलाज हुआ है, ट्रीटमेंट हुआ है, जिसका क्लेम फाइल कर रहे हैं, वो काम क्या करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा है, सर्विस अगर कोई जॉब करते हैं तो सर्विस लिख सकते हैं, होम मेकर अगर ये हाउस वाइफ है तो होम मेकर, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख सकते हैं, रिटायर्ड है तो रिटायर्ड लिख सकते हैं, और कोई प्रोफेशन है तो अदर में जाकर वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब जो इंश्योर्ड पर्सन जिनका ट्रीटमेंट हुआ है उनका एड्रेस अगर ये सेम है तो सेम एज अबव लिख सकते हैं। जो हमने पहले प्राइमरी पॉलिसी होल्डर में लिखा है वो सेम है, इनका और उनका एड्रेस सेम है, एक ही जगह पर ये रहते हैं तो सेम एज अबव लिख सकते हैं। नहीं तो आपको अलग से यहां पर जिनका ट्रीटमेंट हुआ है उनका पूरा एड्रेस यहां पर लिखना होगा, जहां पर हाउस नंबर, सिटी, स्टेट और पिन कोड सारी चीजें लिखनी होंगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉलम आ जाता है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, ट्रीटमेंट हुआ था, उसकी डिटेल्स क्या है वो हमें यहां पर बतानी है। सबसे पहली डिटेल है नेम ऑफ हॉस्पिटल वेयर एडमिटेड, जहां पर इन पेशेंट को एडमिट किया गया था उस हॉस्पिटल का नाम आपको यहां पर लिखना है। नेक्स्ट है रूम रेंट कैटेगरी, यानी किस कैटेगरी के रूम में इलाज के दौरान ये रुके थे। जैसे कि डे केयर ट्रीटमेंट लिया था, सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी सिंगल प्राइवेट एसी रूम, ट्विन शेयरिंग यानी एक रूम में 2 पेशेंट्स थे, 3 और मोर बेड्स पर रूम यानी कि कोई जनरल वार्ड टाइप कोई फैसिलिटी थी, तो वो सब आपको यहां पर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन हुई क्यों, मतलब रीजन क्या था हॉस्पिटलाइजेशन का। तो यहां पे पहला ऑप्शन है इंजरी का, यानी कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, इलनेस यानी कोई बीमारी थी, या फिर मैटरनिटी का क्लेम है। तो मैंने यहां पर इलनेस लिखा है, तो जो भी रीजन है वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट डिटेल पूछी गई है डेट ऑफ इंजरी, डेट ऑफ डिजीज फर्स्ट डिटेक्टेड या डेट ऑफ डिलीवरी। अगर ये कोई डिजीज है, इलनेस है, तो इसका पहला डायग्नोसिस कब हुआ था, या डेट ऑफ डिलीवरी अगर कोई बेबी डिलीवरी का क्लेम है तो डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। यहां पर हमें वो डेट मेंशन करनी है जब पहली बार हमें ये मेडिकल कंडीशन डायग्नोज हुई थी, या एक्सीडेंट हुआ था, या डिलीवरी की डेट, वो हमें डेट यहां पर मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट है डेट ऑफ एडमिशन, यानी हॉस्पिटल में एडमिट किस दिन हुए थे, क्या टाइम था, वो यहां पर मेंशन करना है। डेट ऑफ डिस्चार्ज और डिस्चार्ज होने का टाइम क्या है वो यहां पर मेंशन करना है। नेक्स्ट डिटेल आ जाती है अगर ये एक इंजरी है, यानी कोई एक्सीडेंटल इंजरी है, तो ये इंजरी कैसे हुई है। पहला ऑप्शन है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, यानी कि आपने खुद अपने आप को चोट पहुंचाई है। दूसरा रोड एक्सीडेंट या ट्रैफिक एक्सीडेंट है। और तीसरा सब्सटेंस अब्यूज या अल्कोहल कंजप्शन है जिसकी वजह से इंजरी हुई है। तो इंजरी का जो भी टाइप है आप यहां से टिक कर सकते हैं। क्या मेडिकल लीगल रिपोर्ट है, ये सब इंजरी के बाद के क्वेश्चन है। अगर ये इंजरी है तो अगर कोई मेडिकल लीगल रिपोर्ट है तो वो भी आपको येस नो टिक करना है। पुलिस को बताया कि नहीं, वो भी आपको येस नो बताना है। अगर कोई मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो है, रिपोर्ट या पुलिस FIR आपने इस क्लेम फॉर्म के साथ अटैच की है कि नहीं, ये येस या नो आपको यहां पर भी मेंशन करना है। नेक्स्ट डिटेल्स का जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो है डिटेल ऑफ क्लेम, यानी जो क्लेम आप फाइल कर रहे हैं उसमें कौन कौन से खर्चे हैं जिनको आप क्लेम कर रहे हैं वो यहां पर लिखे गए हैं। सबसे पहले जैसे आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, एडमिट होने से पहले डॉक्टर ने बोल दिया कि कुछ टेस्ट करवाने हैं, MRI करवा लो, CT स्कैन करवा लो, काफी सारे खर्चे हो जाते हैं, कुछ दवाइयां भी लिखी होती हैं, तो उनका खर्चा प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के तहत आएगा। जैसे मैंने यहां पर 7,000 रुपए लिखे हैं, यानी एडमिट होने से पहले 7,000 रुपए का खर्चा हुआ था जिन्हें हमें क्लेम करना है। दूसरा नंबर आता है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का, यानी पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो उस दौरान हॉस्पिटल का टोटल कितना खर्चा आया वो आपको यहां पर लिखना है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है 55,000 रुपीज। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अभी कोई खर्चा नहीं हुआ है, अगर कोई हो जाता है तो उसका भी क्लेम आप फाइल करते हैं तो वो अमाउंट आप इसके सामने लिख सकते हैं। हेल्थ चेकअप कॉस्ट, कोई मेडिकल टेस्ट करवाया हो या और कोई खर्चा हुआ हो उसका खर्चा यहां लिख सकते हैं। एम्बुलेंस चार्जेस मैंने एग्जांपल के लिए यहां पर 1,500 रुपए लिखे हैं, आप जो भी लगते हैं वो लिख सकते हैं। अदर्स या और कोई खर्चा हुआ है तो वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। टोटल आपको फिर यहां पर मेंशन करना है कि कितने रुपए का टोटल आपका यहां पर क्लेम हुआ है। उसके बाद बी सेक्शन आता है क्लेम डिटेल्स में, यानी क्लेम फॉर डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। क्या ये क्लेम किसी डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी घर पर ट्रीटमेंट का है या नहीं है। तो अगर ये है तो आपको यस टिक करना है, अगर ये नहीं है यानी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ था तो आपको ऑब्वियस सी बात है नो पे टिक कर देना है। सी सेक्शन आता है क्लेम डिटेल्स का, डिटेल्स ऑफ लमसम कैश बेनिफिट क्लेम्ड। अब इस साइड जो है ना, जो ए सेक्शन है इसमें तो जो आपका इलाज हुआ था ये उसकी डिटेल है, उन खर्चों की डिटेल है। लेकिन जो सी सेक्शन है इस डिटेल्स का, यहां पर पूछा गया है जो लमसम बेनिफिट कंपनी आपको देती है, जैसे कि डेली हॉस्पिटल कैश है, सर्जिकल कैश है, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट है, कन्वलेसेंस बेनिफिट है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन लमसम बेनिफिट है, यानी जो लमसम अमाउंट दे दिया जाता है पर डे बेसिस पर, वो अगर आप कोई क्लेम कर रहे हैं तो वो अमाउंट आपको यहां पर लिखना है। अब क्योंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन 3 दिन की थी, पहले दिन को काउंट नहीं किया जाता है, तो 2,000 रुपए का हॉस्पिटल डेली कैश का क्लेम मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। सबसे राइट साइड में क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड की चेकलिस्ट है, यानी कि जो जो क्लेम के डॉक्यूमेंट्स
आप इस क्लेम फॉर्म के साथ देंगे उनकी चेकलिस्ट यहां पर लगाई गई है। यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ देंगे वो उसके सामने आपको टिक कर देना है ताकि कंपनी को पता चल सके, क्लेम फॉर्म में ये मेंशन हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने इस क्लेम फॉर्म के साथ भेजे हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? क्लेम फॉर्म ड्यूली साइंड, जो कि हम अभी फिल कर रहे हैं, ये पार्ट ए है। पार्ट बी भी आपको इसी के साथ लगाना है, जो कि आपको हॉस्पिटल से फिल करवाना है। उसमें साइन और स्टैंप भी डॉक्टर और हॉस्पिटल के ही होते हैं। सेकंड है कॉपी ऑफ क्लेम इंटीमेशन। आपने कोई क्लेम इंटीमेशन किया है, उसकी ईमेल वगैरह की उसकी कॉपी आप दे सकते हैं। हॉस्पिटल का मेन बिल है, हॉस्पिटल ब्रेकअप बिल है, हॉस्पिटल बिल पेमेंट रिसिप्ट है, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी है, फार्मेसी बिल है, ऑपरेशन थिएटर नोट्स हैं, डॉक्टर की रिक्वेस्ट है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ईसीजी है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी, एचपी, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस या अदर्स। इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको आपको टिक कर देना। जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके सामने आपको टिक नहीं करना है। नेक्स्ट जो टेबल आ जाती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लिखना है डिटेल्स ऑफ बिल्स एनक्लोज्ड। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि ये क्लेम फॉर्म के साथ साथ आपको जो भी इनवॉइसेज हैं, बिल्स हैं, रिसिप्ट हैं, उनके ऊपर प्रॉपरली साइन और स्टैंप होना चाहिए उस अथॉरिटी का जहां से वो इशू किया गया है। जैसे अगर किसी ने दवाइयां इशू की है तो केमिस्ट का, उस फार्मेसी का साइन और स्टैंप उस बिल के ऊपर, इनवॉइस के ऊपर होना चाहिए। अगर ये कोई लैब रिपोर्ट है तो उस लैब का होना चाहिए। अगर ये हॉस्पिटल का कोई इनवॉइस या रिसिप्ट है तो हॉस्पिटल के साइन स्टैंप हर बिल, हर इनवॉइस के ऊपर होने चाहिए। सबसे पहले यहां पर है बिल नंबर, यानी जो भी इनवॉइस का नंबर होगा वो आपको यहां पर सारे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद इनवॉइस की डेट लिखी है DDMMYY फॉर्मेट में। इन सभी इनवॉइसेस की डेट आपको यहां पर लिखनी है। अब ये इनवॉइस इशू किसने किया है, जैसे इनवॉइस नंबर के सामने, बिल नंबर के सामने आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है, जैसे कि लैब, हॉस्पिटल, फार्मेसी, हॉस्पिटल, जो भी एम्बुलेंस सर्विसेज, जिसने भी ये बिल इशू किया है, जिसका इनवॉइस नंबर आप मेंशन कर रहे हैं, उसके सामने डेट और उसके बाद इशूड बाय का आपको नाम लिखना है उस अथॉरिटी का जिसने ये इनवॉइस आपको इशू किया है। अब यहां पर पूछा गया है कि कितना अमाउंट आप किस चीज के लिए क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि टुवर्ड्स के नीचे लिखा है हॉस्पिटल मेन बिल। हॉस्पिटल का मेन बिल कितने रुपए का, तो हमने यहां पर लिख दिया है 55,000 रुपए का, जैसे कि हमने ऊपर डिटेल्स में क्लैरिफाई किया था। प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हम 7,000 रुपए क्लेम कर रहे हैं और फार्मेसी बिल्स के लिए 6,000 रुपए हम क्लेम कर रहे हैं। ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पर इसके अलावा एम्बुलेंस के चार्जेस हैं 1,500 रुपए, वो भी आप ऐड करेंगे। और इसके बाद जो आपका ये जो हॉस्पिटल डेली कैश के चार्जेस हैं 2,000 रुपए, ये भी आप यहां पर एक्स्ट्रा जो ब्लैंक लाइंस है इनके अंदर अलग अलग जो हेडिंग्स है वो लिख के अपना टोटल अमाउंट यहां पर लिख सकते हैं। यानी सभी हेडिंग्स के सामने इनका अमाउंट प्रॉपरली आपको लिखना है। फाइनली यहां पर डिटेल आ जाती है, डिटेल ऑफ प्राइमरी इंश्योर्ड बैंक अकाउंट, यानी जो प्राइमरी इंश्योर्ड है इस पॉलिसी के, जो मेन प्राइमरी पॉलिसी होल्डर हैं, उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको यहां पर देनी है। पैन कार्ड, यानी उनका पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको यहां पर पैन नंबर मेंशन करना है, जैसे कि मैंने सैंपल यहां पर पैन नंबर फिल किया है। बैंक अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट के अंदर आप ये रिम्बर्समेंट का पैसा चाहते हैं उस अकाउंट का पूरा नंबर आपको यहां पर मेंशन करना है। बैंक का नाम क्या है, बैंक की ब्रांच क्या है, वो आपको यहां पर मेंशन करनी है। चेक या डीडी से अगर पेमेंट चाहिए तो क्या डिटेल्स रहेंगी, IFSC कोड जो है वो क्या रहेगा आपकी इस बैंक और ब्रांच का, वो आपको यहां पर मेंशन कर देना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां पर डिक्लेरेशन है कि जो भी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन आपने इस क्लेम फॉर्म के अंदर दी है वो सब सही है, उसमें पूरी सच्चाई है, उसमें कोई छेड़छाड़ आपने फैक्ट्स के साथ नहीं की है, वो सब आप यहां पर डिक्लेयर करते हैं। डेट यहां पर मेंशन करेंगे DDMMYY फॉर्मेट में, प्लेस लिखेंगे कि आपने फॉर्म कहां से फिल किया है, और यहां पर क्लेमेंट के सिग्नेचर होंगे। जो मेन पॉलिसी होल्डर हैं वो यहां पर साइन कर सकते हैं। अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो साइन करें तो जो मेन पॉलिसी होल्डर हैं वो भी यहां पर साइन कर सकते हैं, या जो उनके नॉमिनी है या पॉलिसी होल्डर में बाकी मेंबर हैं वो भी यहां पर साइन कर सकते हैं। अब यहां पर गाइडेंस फॉर फिलिंग क्लेम फॉर्म में आप पार्ट ए में यहां पर डिटेल्स में देख सकते हैं कि कहां पर आपको क्या चीज एंटर करनी है। ये भी कंपनी ने डिटेल में यहां पर बता रखा है, ये इसका 3rd पेज था। तो दोस्तों ये आपने देखा कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म कैसे फिल करना है। 2 पार्ट मैंने इसके बताए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी आपको कुछ नहीं करना है, सारा डायग्नोसिस हॉस्पिटल के पास है, सारा ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड हॉस्पिटल के पास है। आपको सिर्फ क्लेम फॉर्म का पार्ट बी हॉस्पिटल को देना है और कहना है कि आपको ये फिल करवाना है। वो अपने आप उसे फिल करके कुछ इंफॉर्मेशन आपसे भी ले सकते हैं और उसे साइन स्टैंप करवा के आपको दे देंगे। पार्ट ए को कैसे फिल करना है ये आज की वीडियो में हमने देखा। अलग अलग सेक्शंस के अंदर अलग अलग डिटेल्स आपसे मांगी जाती हैं, तो ये डिटेल्स बहुत ध्यान से फिल करें और ये भी ध्यान रखें कि क्लेम के जो भी बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इस क्लेम फॉर्म के साथ जरूर सबमिट करें। अगर क्लेम फॉर्म में कोई ऐसा सेक्शन है, कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का हमेशा की तरह जरूर जवाब दूंगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके लिए कुछ वैल्यू इस वीडियो ने क्रिएट की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।